नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम 12वीं क्लास की फर्स्ट बुक का ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय जनसंख्या संगठन आपके लिए लेकर आए हैं। इस अध्याय में हमें मुख्यतः जनसंख्या संगठन के बारे में जानना है। संगठन मतलब कि हमारी जो जनसंख्या की खासियत विशेषताओं के बारे में हमें जानना है कि हमारी जनसंख्या किस प्रकार के लोगों से मिलकर बनी है। महिलाओं से मिलकर बनी है, पुरुषों से मिलकर बनी है, बालकों से मिलकर बनी है, वयस्कों से मिलकर बनी है और साथ साथ बुजुर्गों से मिलकर बनी है, शिक्षित लोगों से मिलकर बनी है, अशिक्षित लोगों से मिलकर बनी है, ग्रामीण लोगों से मिलके बनी है, शहरी लोगों से मिलके बनी है। हमें मुख्यतः यही चीज जानकारी हासिल करनी है। ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, नॉर्मली हमें समझना है। देखो, हम कोई भी देश होता है, उस देश में अलग अलग विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, विविधताएं रहती हैं। कोई हमारे जैसे भारत की बात करो आप, उसमें शहरी लोग भी मिलेंगे आपको, ग्रामीण लोग भी मिलेंगे और जनजातीय लोग भी मिलेंगे और मॉडर्न लोग भी मिलेंगे। तो हमारे देश की विविधता भी बहुत ज्यादा है। भाषा के आधार पर विविधता हो, जाति के आधार पर विविधता हो, संस्कृति के आधार पर विविधता हो, लेकिन हम जो भी चीजें विविधताएं हैं, लेकिन हम इस चीज से दरकिनार नहीं, इस चीज को कभी दरकिनार नहीं कर सकते कि भले ही मनुष्य कितना भी विविधतापूर्ण हो, कोई दूसरा मनुष्य मुझसे अलग हो, लेकिन हर एक मनुष्य की अपनी काबिलियत होती है और वो अपने आप में एक अनमोल होता है, वो अद्वितीय है। लोगों को हम जनसंख्या को या लोगों को हम आयु के आधार पर, एज ग्रुप पे बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग, लिंग, स्त्री पुरुष, थर्ड जेंडर, उनके निवास स्थान के आधार पर, ग्रामीण, शहरी, धर्म, जाति के आधार पर पृथक कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज हमें समझना है कि हमें जनसंख्या संगठन मतलब कि किस चीजों से मिलकर बनी है, यही चीज हमें जाननी है। सबसे पहली बात आती है जनसंख्या पृथक करने की विधियां कौन सी है। जनसंख्या को अगर हमें जानना है, अपने जनसंख्या का अगर हमें अध्ययन करना है पूरी तरीके से कि किस तरीके की जनसंख्या की खासियत है, जनसंख्या विशेषताएं क्या भारत की जनसंख्या की, तो उसकी कुछ एक विधियां हैं। जैसे कि हम जनसंख्या को व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ कृषक हो गए, औद्योगिक हो गए, सेवा सेक्टर में लगे हुए लोग हो गए, टीचर्स हो गए, तो हम उसे बांट सकते हैं व्यवसाय के आधार पर। इसे हम थोड़ा आगे अच्छे से जानेंगे। व्यवसाय के आधार पर हम जनसंख्या को बांट सकते हैं। शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित लोग। ठीक है, जीवन प्रत्याशा के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे कि आयु संरचना के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये जनसंख्या की कुछ एक विधियां हैं। जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है लिंग संगठन, यानी कि इसमें हमें जानना है कि जनसंख्या को लिंग के आधार पर किस प्रकार से बांट सकते हैं और लिंग से किस प्रकार से, लिंग संगठन से जनसंख्या निर्मित होती है। देखो, सबसे पहली बात है कि मुख्यतः दो ही लिंग है, स्त्री और पुरुष। अब थर्ड जेंडर आ गया, LGBTQ आ गया है, उसे वैधता मिल गई है, अलग अलग देशों में वैधता मिल गई है, भारत में वैधता मिल चुकी है। तो जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। अनुपात मतलब कि उनके बीच की तुलना। जैसे कि कितने पुरुष हैं, जैसे 100 पुरुष हैं और 90 स्त्रियां, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है इसको क्या कहेंगे, लिंग अनुपात। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला यह है, सबसे ऊपर रखेंगे पुरुषों की संख्या, फिर नीचे रखेंगे स्त्रियों की संख्या, गुणा में 1000। इससे क्या होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकल आएगी। जैसे कि लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति का सूचक होता है। देखो, जहां पर महिलाओं की संख्या कम होगी, पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है। किस कारण से है, हो सकता है वहां पर स्त्री भ्रूण हत्या करी जाती हो, या फिर उनकी स्थिति ज्यादा सम्मानजनक ना हो, वो कहीं और पलायन कर जाती हो। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जहां पे लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल होता है, जहां पे स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि वहां पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। ठीक है, जहां प्रतिकूल माहौल होता है वहां निम्न दशा पाई जाती है। प्रतिकूल माहौल, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही है। सच्चाई है, ये अभी भारत में भी होता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही शायद 90 वर्ष की बुजुर्ग के साथ एक बलात्कार हो गया, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये वाकई ही निम्न दशाएं हैं। ठीक है, प्रतिकूल मतलब कि जो महिलाओं के खिलाफ है, जहां पर जिस देश में महिलाओं के खिलाफ माहौल होगा वहां पे महिलाओं की निम्न दशाएं होंगी। ठीक है, अब आप बताइए कि जिस देश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है,
घरेलू हिंसाएं हो रही हैं और दहेज उत्पीड़न हो रहा है, दहेज के नाम पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए गमन किया जाता है। ठीक है, अब करोड़ों रुपए गमन किया जाता है तो कौन चाहे, कौन पिता चाहे, कौन परिवार चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं। हालांकि जागरूकता की कमी है, वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा, लिखाएगा, अच्छा काबिल इंसान बनाएगा तो अच्छे से विकास होगा। ठीक है, अब बात आ गया कि विश्व लिंग अनुपात स्त्रियों पर, जो अगर हम विश्व के लिंग अनुपात की बात करें, हमने बात करी कि लिंग अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है, वो हमने 1000 पे निकाला। अब हम विश्व लिंग अनुपात की बात करें, 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। अब हम देखें कि किस देश में सबसे बढ़िया लिंग अनुपात है, मतलब कि जो महिलाओं के अनुकूल है। लिथुआनिया करके एक देश है जहां पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे चले जाएं शादी कर ले, महिलाओं की संख्या ज्यादा, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। ठीक है, और दूसरा एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं और ये विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात को दिखाता है, जहां पर महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय मानी जाती है। सबसे ऊपर कौन है टॉप पर? लिथुआनिया। एक नंबर एक क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और नक्शे में भी आ सकता है कि इन्हें दिखाइए कहां पर है, तो किताब में देखिएगा, वो आप क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, हम अगर बात करें यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब तो संघ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र ही बोलते हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशन में जो टोटल देश हैं, उन देशों में से 139 देशों में लिंग अनुपात ठीक माना गया, महिलाओं के अनुकूल है, वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन 72 देशों में महिलाओं की स्थिति वहां पे दयनीय है और वहां पे महिलाओं की संख्या कम मानी गई है। अब बात करें एशिया की, ठीक है, एशिया में चीन, भारत, सऊदी अरब अमीरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात काफी कम है, लिंग अनुपात दयनीय है, महिलाओं की स्थिति यहां पर कम है। दोबारा नाम बोल रहा हूं, चीन, भारत है, अमीरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात काफी निम्न स्थिति में, दयनीय स्थिति में है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अब दूसरा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि जनसंख्या को हम आयु संरचना के आधार पर बांट सकते हैं। ये मुख्यतः कई बार 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर एग्जामिनर खुश हो और बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो फ्री फंड का नंबर है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयु संरचना, आयु के मतलब जनसंख्या को आयु के आधार पर बांटा गया। ठीक है, हमारे जीवन में 3 स्टेज होता है, एक बचपना होता है जिसमें हम दूध पीते, खेलते, कंचा खेलते, लट्टू नचाते हैं, ये वाला उम्र होता है। ठीक है, पढ़ने लिखने से ज्यादा ताल्लुकात नहीं होता। हाँ, लेकिन आप पढ़ना है तो फिर हम पढ़ भी रहे हो तो वो अलग जिंदगी होता है, लेकिन नॉर्मली 90% लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, लट्टू नचाना, खेलना कूदना, गुल्ली डंडा, ये सब चलता रहता है। आजकल तो वीडियो गेम हो गया, पबजी आ गया। ठीक है, तो ये चीज चलता है बचपन अवस्था में। तो फिर बाद में जो थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई का हुआ 14-15 साल के बाद, फिर हम ये हमारा वयस्क उम्र हो गया, फिर हमारा गर्लफ्रेंड चाहिए, हमें मोबाइल बढ़िया सा चाहिए, कपड़ा वपड़ा बेल सटल चाहिए, एक्टिवा भी चाहिए। ठीक है, ये हमारा वयस्क उम्र हो गया। फिर अब इस उम्र के बाद, टीनेज के बाद, फिर हमारा एक बार कॉलेज पास कर लिए, थोड़ा डिग्री विग्री ले लिए, फिर हमें चाहिए रोजगार। अब देश में बेरोजगार इतना बढ़ रहा है, रोजगार मिलने से रहा तो यूट्यूब चैनल ही खोल लेते हैं। ठीक है, या फिर पबजी खेलेंगे या फिर फ्री फायर खेलेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे, उसका लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, किसी को रोस्ट करेंगे, दिखाएंगे ना। तो रोजगार तो चाहिए ही, तो फिर रोजगार चाहिए तो हमें बेस क्यों होगा, हमें कार्यशील देश को पैसा भी तो चाहिए ना। फिर 60 साल की उम्र के बाद हम बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, जो भी हम पढ़ना चाहेंगे, हम चाहिए संयम से जीना चाहेंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने थोड़े इधर उधर की बात करी समझाने के लिए जी। तो हम यहाँ पे मैंने बताया कि हमारी लाइफ के इतने स्टेजेस होते हैं, हमारी लाइफ के इतने स्टेजेस होते हैं, तो उसी के आधार पर जनसंख्या को बांटा गया है कि वर्ष, इंसान की उम्र के हिसाब से आयु संरचना मतलब बनावट, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दिखाती है। देखो, अब देखो, आप इतने छोटे पैदा हुए और आप इतने बढ़ गए। अब जो यहाँ पर ये है, ये बढ़ने की उम्र, यही आपको दिखाया गया है। ठीक, 0 से 70 साल तक आप जिए, आप 3 स्टेज में जिए। पहला था 0 से 14 साल, बाल जनसंख्या, जो हमारे देश की या पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, जनसंख्या को हम 0 से 14 साल की जनसंख्या बांट सकते हैं, उसे बाल्य जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, फिर 14 से 59 साल की जनसंख्या को हम वयस्क जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। फिर 60 साल से जो ऊपर की जनसंख्या, 60 साल और 60 साल से ऊपर की जो जनसंख्या होती है, वो वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। वृद्ध जो जनसंख्या होती, अब देखो इसमें खासियत क्या है कि जो ये जो जनसंख्या होता है, बाल्य जनसंख्या, इस पर अगर हम निवेश करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे इन बच्चा लोगों को, और
बेहतर शिक्षा देंगे, अच्छा अच्छा टीचर देंगे, इनको लाके पढ़ाएंगे, पढ़ाने को ले देंगे, तो ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके देश का भविष्य बनेगा ना। और अगर हम इन्हें भविष्य अच्छा शिक्षा ही नहीं दिए, गेम खिलवा दिन लग गए, जाओ बेटा खेलो कुछ भी करो, इनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रहा, छोटा मोटा बीमारी तो मर जा रहा है, तो आगे आने वाला भविष्य तो यही है ना हमारा। तो देश क्या होगा, देश भी ऐसे मर जाएगा। ठीक है, नहीं मरना चाहिए, लेकिन हमें काम करना है। ठीक है, मोदी सरकार को भी काम करना, सबको काम करना, चाहने वाला भविष्य कोई भी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, सबको काम करना है। ठीक है, तो हमें अच्छा सा वोट देना है और इन लोगों के भविष्य के लिए कार्य करना है। यानी कि अगर इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमारा देश की तरक्की अच्छे से होगा। तो अब बात में ये, क्या यही चीज यहाँ पर इन्वेस्ट होकर देश की जनसंख्या बनेगा और देश के लिए तरक्की हासिल करेगा। लेकिन 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या हुआ, फालतू हो गया क्या, नहीं फालतू हुआ, इनका अनुभव हमारे लिए काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वृद्ध जनसंख्या जो होती है ये देश के लिए एक तरीके से बोझ टाइप का माना जाता है, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर इनको खर्च करना पड़ता है, पेंशन का सुविधाओं पे खर्च करना पड़ता है। करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है इस उम्र में। ठीक है, तो यही चीज थी हमारा आयु संरचना। आयु संरचना के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली बताना कि हम जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पर बांट सकते हैं विभिन्न भागों में, जिसमें एक बचपन होता है, एक वयस्क उम्र होता है, एक बुजुर्ग उम्र होता है। थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, इसमें ये खासियत होता है, इनमें निवेश करना पड़ेगा, इनमें स्वास्थ्य सुविधा अच्छा मिलेगा तो ये देश को तरक्की हासिल करेगा। और वृद्ध जो जनसंख्या है वो क्या कहते हैं, एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक प्रकार से राजकोष खर्चा करना पड़ता है राजकोष से, और वो देश के लिए थोड़ा बहुत बोझ टाइप का बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर का एक पार्ट था। इसका अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, और उस अगले वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट रहा है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, या मैं अपने पर्सनल अकाउंट से रिप्लाई करेंगे, या मैं अपने पर्सनल अकाउंट से कर दूंगा, या हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है उस अकाउंट से रिप्लाई करेंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सॉरी आज के लिए नहीं, अभी के लिए, क्या पता दूसरा वीडियो आज ही आ जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।